हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अंजलि क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम पेट के एग्जाम के लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र है, इसमें से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं वो इस एक ही क्लास के अंदर कवर होने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इकोनॉमिक्स के वो सारे यहाँ पे लिए गए हैं, तो प्लीज़ शुरू से अंत तक बने रहिए। और आइए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि अर्थशास्त्र धन विज्ञान है, ये किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कहा गया है एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया है। इनको जो है कि अर्थशास्त्र का जनक या पिता कहें ये कहा जाता है। कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। अब वही बात आती है अर्थशास्त्र का जनक या फिर दे दे के अर्थशास्त्र का पिता, तो ये भी किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय जो होता है उसकी गणना किसके द्वारा की जाती है? तो सीएसओ के द्वारा की जाती है। सीएसओ के द्वारा की जाती है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसका हिंदी में क्या नाम हो जाएगा? तो इसका हिंदी में हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी। केंद्रीय, चूंकि गणना से है इसलिए सांख्यिकी हो जाएगा। आप इसे याद रखेंगे, गणना से सांख्यिकी। और ये संगठन। आइए नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि जनसंख्या का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो जनसंख्या का सिद्धांत, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है इकोनॉमिक्स में। तो ये मालपुस के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? मालपुस या मालपस के द्वारा दिया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? ये बहुत बार पूछा जाता है। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था आपके इकोनॉमिक्स में बहुत ही अच्छे से पूछा जाता है। तो इसमें देख लेते हैं कि सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट आपके कई एग्जामों में पूछा हुआ है। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था होती कितने तरीके की है? तो अर्थव्यवस्था की बात कर ले यहाँ पे, तो अर्थव्यवस्था 3 तरीके की होती है। एक तो मिश्रित हो जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है और पूंजीवादी, और एक होती है समाजवादी। इन तीनों में क्या अंतर होता है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी होती है जिसमें जो है कि सारी चीज़ों पे कमांड प्राइवेट होता है। वहाँ पे किसी भी तरीके का गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं चलता है। वहाँ पे जो भी होता है बिजनेसमैन जिस तरीके का होता है कि जिस अपने हिसाब से वो किसी भी व्यापार को कर सकते हैं, उनके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहेगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। ये हमें जो है कि यूएसए में देखने को मिलता है। तो पूंजीवादी में अगर आपसे एग्जाम्पल पूछता है तो यूएसए हो गया। वहीं पे अगर बात करते हैं समाजवादी की, तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई निजीकरण नहीं होता है, किसी भी प्राइवेट कंपनी का निजीकरण नहीं होता है। यहाँ पे अगर लोग अपना भी पैसा लगा के कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पे उस पर कंट्रोल गवर्नमेंट का ही होता है। तो पूरी तरीके से यहाँ पे पूरी व्यवस्था गवर्नमेंट के अंडर में होती है। तो इसको हम समाजवादी कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में आप चीन ले सकते हैं। चीन हो गया, रूस हो गया, ये सब समाजवादी अर्थव्यवस्था यहाँ पे है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं जो कि भारत में है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का शासन चलता है। दोनों अपना अलग अलग व्यवसाय करते हैं। दोनों का अपने अपने व्यवसायों में अलग अलग कमांड होता है। यहाँ पे एक दूसरे से सहमति से भी कोई कार्य करते हैं या फिर अपना अलग अलग भी कार्य कर सकते हैं। तो इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यहाँ से आप जो भी टॉपिक हो गया यहाँ पे देख लेंगे। मिश्रित में एग्जाम्पल कौन सा हो गया? भारत का हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये क्वेश्चन आता है कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है। तो ये किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसका शुरुआत जो हुआ था 1965 में हुआ था। और बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ था, कभी कभी यूएनडीपी का मुख्यालय भी पूछता है। तो इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में आता है। कहाँ आता है? न्यूयॉर्क। हमने आपको
मुख्यालय भी पढ़ा रखा है, तो अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो आप देख सकते हैं वो क्लासेस। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड को ही कहा जाता है। नाबार्ड किससे संबंधित है? तो ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित है। तो नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुई? ये डायरेक्ट आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान ये प्रारंभ हुई थी। तो ये छठवीं जो पंचवर्षीय योजना थी, छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये प्रारंभ हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 1982 में, 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी। आइए अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? भारत में जब भी आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है तो इसका सरकारी लेवल पे जो है इसको कौन प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजना के नमूने कौन बनाता है? भारत में जो है पंचवर्षीय योजना के नमूने कौन बनाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा बनाया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा बनाया जाता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कि मैक्रो इकोनॉमिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? तो जब बड़े स्तर पे इकोनॉमिक्स की देखी जाती है, यानी कि अर्थव्यवस्था जब बड़े पैमाने पर किया जाता है, यानी कि विश्व स्तर पे हो या देश स्तर पे, तो उसको मैक्रो कहते हैं। जबकि माइक्रो जो किसी सिटी के लिए हो गया, किसी टाउन के लिए हो गया, किसी विशेष नगर के लिए हो गया, विशेष गांव के लिए हो गया, तो वहाँ पे माइक्रो इकोनॉमी देखी जाती है। जबकि बड़े स्तर पे मैक्रो इकोनॉमी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले ये किसके द्वारा किया गया था इस शब्द का प्रयोग? तो जो है कि जॉन मेनार्ड किंग्स के द्वारा किया गया था। कौन थे? जॉन मेनार्ड किंग्स के द्वारा किया गया था इस शब्द का प्रयोग। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रत्यक्ष कर, यहाँ पे लिखा हुआ है, और अप्रत्यक्ष कर। तो कई बार इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं कि प्रत्यक्ष कर किसको कहा जाता है? तो जो व्यक्ति के द्वारा डायरेक्टली लिया जाता है, यानी कि जो भी कर हम बिल्कुल सामने से भरते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, तो इनकम टैक्स को क्या होता है? हम हाथों हाथ भरते हैं, तो ये प्रत्यक्ष कर कहलाता है। जबकि अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? यानी कि इनडायरेक्ट क्या होता है कि जैसे हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर जो है कि जो दुकान कंपनी है वो हमसे कर, कोई भी चीज़ लिखा होता है, एमआरपी लिखा होता है कर सहित, तो उसमें वो कर भी जोड़ ली होती है। तो जो हम छोटी छोटी चीज़ों में या किसी भी चीज़ को खरीदते हैं तो वहाँ पे जो कर सहित हम भुगतान करते हैं, तो एक तरीके से हम अप्रत्यक्ष कर देते हैं। तो प्रत्यक्ष कर में कभी कभी क्या देता है, एग्जाम्पल्स बहुत सारे दे देते हैं क्वेश्चन में, और देता है कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है या फिर निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है, ऐसा छांटने के लिए आता है। तो जो भी इनकम टैक्स होता है वो सारा जो हम भरपाई करते हैं ये प्रत्यक्ष कर में आता है। इनकम टैक्स जो भी होता है वो प्रत्यक्ष कर कहलाता है। जबकि जो भी जीएसटी हम भरते हैं, जीएसटी हो गया या फिर कस्टम ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, या फिर जो होता है एंटरटेनमेंट के लिए जो टैक्स भरते हैं, ये सब अप्रत्यक्ष कर होता है। एंटरटेनमेंट के लिए जो कर भरते हैं, यानी कि जो टैक्स भरते हैं, ये सब अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। तो अगर निम्न ये शब्द एग्जाम में पूछे हुए हैं डायरेक्टली, तो इनमें से आता है, पूछता है कि कौन सा प्रत्यक्ष कर है, तो जो है कि इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर है। अगर पूछे कोई और सारे शब्द जोड़ के कि कौन इनमें से अप्रत्यक्ष कर है, तो इसमें से कोई शब्द आता है तो आप उसको बताएंगे कि ये अप्रत्यक्ष कर है। अब देख लेते हैं इसमें एक शब्द पूरा। पूरा का फुल फॉर्म क्या होता है कि प्रोविजनल ऑफ अर्बन एनेमेटिक्स इन रूरल एरिया, इन रूरल एरिया। किसके द्वारा ये नाम दिया गया था? पूरा किसके द्वारा दिया गया था नाम? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा दिया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा दिया गया था। अच्छा, यहाँ पे एपीजे का फुल फॉर्म क्या होता है इनके नाम में? तो अब्दुल पाकीजा जैनुल आबिदीन कलाम था, अब्दुल कलाम था। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि लोरेंस कर्व क्या दर्शाता है।
आप इकोनॉमिक्स देखते हैं तो उसमें कर्व होते हैं बढ़ते हुए घटते हुए, तो उसमें जो है कि लॉरेंस कर्व क्या दर्शाता है, तो ये आय वितरण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? आय वितरण को। तो जब लॉरेंस कर्व के बारे में आता है तो किसको दर्शाता है? आय वितरण को दर्शाता है। सामान्य संतुलन विश्लेषण, ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? सामान्य संतुलन विश्लेषण जो है कि किसके द्वारा नाम दिया गया था? तो ये दिया गया था लियोन वालरस के द्वारा ये नाम दिया गया है। जब भी संतुलन की बात आती है कि सामान्य संतुलन विश्लेषण, तो लियोन वालरस के द्वारा ये नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि भारत के किस राज्य में जीडीपी सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है? तो किसकी है? महाराष्ट्र की है। किसकी जीडीपी सबसे अधिक है? महाराष्ट्र की सबसे अधिक है। मुद्रास्फीति को, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या करती है? मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन से मतलब होता है, यानी कि मुद्रा की तरलता, यानी कि मार्केट में जब बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करती है, क्या कदम उठाती है? तो रेपो रेट में वृद्धि कर देती है, यानी कि जो लोन आप लेते हैं, या सरकार से किसी भी तरीके से बैंक से कोई सेवाएं लेते हैं तो उनमें वो बहुत ही ज़्यादा टैक्स आपसे लेने लगेगी। तो जब बहुत ज़्यादा टैक्स लेगी तो आप वहाँ पर वो कार्य करने से, लोन लेने से रुकेंगे, तो इस तरीके से कंट्रोल होता है। तो सरकार क्या करेगी? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट में वृद्धि कर देगी। क्या करेगी? रेपो रेट में वृद्धि, मतलब आपसे लोन अगर आप ले रहे हैं तो आपसे बहुत ही अधिक टैक्स लेगी। और अब है कि राष्ट्रीय आय के लिए अधिकतम योगदान किस क्षेत्र का है? राष्ट्रीय आय, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें आपको देता है कि कृषि का क्षेत्र हो गया, सेवा का क्षेत्र हो गया, ऐसे विभिन्न क्षेत्र देते हैं। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा सेवा का क्षेत्र हो गया, तो सेवा क्षेत्र है। सबसे अधिकतम योगदान कितने, जैसे कि पहले क्या था, जब भारत जिस समय आज़ाद हुआ उस समय राष्ट्रीय आय के लिए योगदान कृषि का था, लेकिन अब क्या हो गया है? सेवा क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र है? तो सेवा क्षेत्र है। अब देखिए कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब किया गया था? भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था। कब किया गया था? 1969 में, यानी कि 1969 में किया गया था। अब देखिए इसमें कि ऐसे पहले भारतीय जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया। भारत के ऐसे प्रथम व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम भारत में प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था, तो ये कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो कौन है? इसका आंसर यहाँ आप लिखते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? आंतरिक व्यापार जो है कि ये एक इलीगल व्यापार होता है, शेयर मार्केट में होता है। तो ये किसके लिए है? शेयर मार्केट के लिए है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें SEZ का फुल फॉर्म पूछता है कि SEZ का फुल फॉर्म क्या हुआ? तो इसका होता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका फुल फॉर्म होता है। अब देता है कि डेफिसिट फाइनेंस का क्या प्रभाव है? डेफिनेंस फाइनेंस का क्या प्रभाव है? तो इसका ये प्रभाव पड़ता है कि तरलता में वृद्धि। क्या हो जाता है? तरलता में वृद्धि, यानी कि मार्केट में बहुत अधिक ब्लैक मनी आ जाती है, तरलता में वृद्धि हो जाता है। तरलता में वृद्धि, और इस तरलता में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार क्या करती है? रेपो रेट में वृद्धि कर देती है। अब देखें इसमें कि पश्चात्वंकन सप्लाई वर्क, यानी कि बैकवर्ड डिपेंडिंग सप्लाई वर्क का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्रम से है। किससे संबंधित है? श्रम से। नेक्स्ट देखते हैं कि किस वर्ष विश्वव्यापी मंदी हुई थी, यानी कि पूरे विश्व में मंदी आ गई थी, तो वो कौन सा वर्ष था? तो 1929 था। वो वर्ष कौन सा था? 1929 था, जिस समय पूरे विश्व में मंदी आई हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण कौन करता है? भारतीय स्टॉक बाजार में विनिमय यानी कि लेन देन हो गया, या फिर उसका पर्यवेक्षण कौन करता है? तो सेबी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है?
सेबी के द्वारा किया जाता है। अब है कि बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है, जो ऐसा लिख के आता है, आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं उसमें से कोई एक सेलेक्ट करके लिखना होता है। तो बाजारी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकार का कोई भी नियंत्रण ना हो, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही बाजारी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। तो जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। नेक्स्ट देखिए कि महात्मा गांधी का राम राज्य की संकल्पना क्या थी। महात्मा गांधी कहते थे कि ऐसा हमारा समाज राम राज्य जैसा हो, यानी कि कोई बड़ा कोई छोटा नहीं हो, सबको एक समान जीने का अधिकार हो। तो वो संकल्पना क्या थी, वो क्या सोचते थे कि राज्य विहीन समाज हो, यानी कि कोई राज्य, जैसे राज्य बंटते जाते हैं आज जनसंख्या की दृष्टि से, कभी उस समय जो हुआ था कि शुरू में भाषाओं के आधार पर भी बंटवारा होने लगा था राज्यों का, कि यहाँ ये भाषा, इस क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती थी, इसको अलग राज्य घोषित कर दिया जाए। तो ये महात्मा गांधी को ये चीज़ें बहुत ही उनके दिल को छू रही थी। तो वो कैसा चाहते थे कि वो चाहते थे कि राज्य विहीन सरकार समाज हो। क्या चाहते थे, क्या उनकी संकल्पना थी, राज्य विहीन समाज, ये उनकी संकल्पना थी। अब यहाँ पे है नेक्स्ट कि बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था, कहीं की अगर अर्थव्यवस्था बंद है तो यानी उसका मतलब क्या है, उसका क्या तात्पर्य है, तो या उसका ये तात्पर्य है कि ना तो वहाँ पे आयात होगा ना ही वहाँ से निर्यात होगा। तो ना आयात होगा ना ही निर्यात होगा। आयात मतलब कहीं से भी सामान को मंगाना बाहर से, निर्यात का मतलब कि जो अपना उत्पाद है उसको दूसरे जगह भेजना होता है। अब है कि किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य किसके बराबर होता है। किसी देश में, यानी कि भारत में है कि तो गेहूं का उत्पादन कर दिया गया, तो किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान, जितने भी सामान उत्पादित किए गए हैं और सेवाओं का मूल्य, उनमें जितना लागत लगा है, ये सारे मिलके क्या कहलाएंगे, तो ये कहलाते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहलाते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद कहलाते हैं। इसमें नेक्स्ट है कि HDI किन 3 क्षेत्रों का विकास मापन है। HDI किन 3 क्षेत्रों का विकास मापन है, तो स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है और आमदनी का है। किसका है, ये इसके 3 क्षेत्र हैं। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा क्या है, शिक्षा, और तीसरे की बात करें तो तीसरा है आमदनी। ये तीसरा हो गया आमदनी। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि शुद्ध घरेलू उत्पाद, कभी कभी फार्मूला पूछ देता है आपसे, डायरेक्ट दिया होता है, उसमें आपको फार्मूला छांटना होता है। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि NDP किसको बोलते हैं, तो जो GDP डेप्रिसिएशन होता है उसमें जो है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद के मूल्य को घटा करके जो बचता है वही क्या हो जाता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद हो जाता है। यानी कि GDP डेप्रिसिएशन में से शुद्ध घरेलू उत्पाद मूल्य घटाकर। तो आपने देखा इसमें कि शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है, तो आपका फार्मूला भी पूछता है तो आप ये बताएंगे। तो इस तरीके से जितने भी इकोनॉमिक्स में जितने भी पॉसिबिलिटी होते हैं जिन क्वेश्चनों के बार बार पूछने की, यहाँ पे वो सारे आपको इस क्लास के अंदर ही कवर करा दिए गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लासेस पसंद आई होंगी। अगर पसंद आते तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।